गर्मी में वर्षा तथा जाड़े में हिमपात होती है। गर्मी में वर्षा तथा जाड़े में हिमपात होती है। लिखिए लिखिए, रेन इन समर एंड स्नोफॉल इन विंटर। रेन इन समर एंड स्नोफॉल इन विंटर। यहां गर्मी में वर्षा तथा जाड़े में हिमपात होती है, लिख दिए। लिखिए, यहां मिश्रित कृषि की जाती है। यहां मिश्रित कृषि, मिक्स एग्रीकल्चर होता है। मिक्स एग्रीकल्चर यहां का विशेषता है। मिक्स एग्रीकल्चर, मिश्रित कृषि, मिक्स एग्रीकल्चर, मिश्रित कृषि। अच्छा, मिश्रित कृषि जो है उसका मतलब क्या होता है बताया था एक दिन। जब खेती के साथ साथ पशुपालन भी करें। गलत बता रहे थे आप। खेती के साथ साथ जब हम जितना खेती को वैल्यू दें उतना ही पशुपालन को वैल्यू दें। मैंने बताया था आपको, फार्मिंग एज वेल एज रैंचिंग। फार्मिंग एज वेल एज रैंचिंग, यानी रैंचिंग मतलब पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब भी पशुपालन होता है। तो फार्मिंग भी, खेती के साथ साथ जब एनिमल हस्बेंड्री भी करें। यहाँ के लोग मुख्यतः गेहूं की खेती करते हैं और भेड़ पालन करते हैं। लिख सकते हैं, यहाँ किसका होता है? व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं की खेती होती है और भेड़ पालन करते हैं। यहाँ गेहूं की खेती होती है, व्हीट प्रोडक्शन एंड शीप रैंचिंग, भेड़ पालन। यहाँ गेहूं की खेती होती है, यहाँ गेहूं की खेती होती है तथा भेड़ पाला जाता है। क्लियर है? और जहां भेड़ पाला जाएगा वहां वुलन इंडस्ट्री फेमस होगा, पता है ना? देखिए, यहां वुलन इंडस्ट्री फेमस है। आइए आइए, अभी ज्यादा कुछ नहीं किया हूं, अभी लाइव शुरू हो गया था, इस वजह से करना है। यहां वुलन इंडस्ट्री यानी ऊन उद्योग फेमस है। ऊन उद्योग प्रसिद्ध है। यहां ऊन उद्योग प्रसिद्ध है। यहां ऊन उद्योग प्रसिद्ध है। इतना सारा पानी बोतल क्यों रखे? यहां ऊन उद्योग प्रसिद्ध है। चलिए, अब हो गया। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। अब लिखो ईरान टाइप लाइन, बाद में बांट लीजिएगा। अभी सब हाथ बाद में बांट दीजिएगा। मैंने केक खाने का मन है पूरा सबको। अच्छा, खिला दो भाई, बच्चों को खिला दो, हम काम भर खा लिए। अब लिखिए, ईरान प्रकार की जलवायु। एक थोड़ा सा 4-5 लाइन का जगह छोड़ के ईरान प्रकार की जलवायु लिखो। ईरान टाइप क्लाइमेट, ईरान टाइप क्लाइमेट। हो गया, लाइव हो गया। ईरान प्रकार की जलवायु लिख दें। उस दिन नहीं आए थे क्या आप? तो फिर पढ़े नहीं, इसका मतलब। प्रकार या तुल्य जो लिख दो। ईरान तुल्य बायोम या ईरान टाइप बायोम लिख दीजिए। ईरान टाइप बायोम, बात मत कीजिए। ईरान टाइप बायोम, ईरान टाइप बायोम, ईरान प्रकार के या ईरान प्रकार की जलवायु। फिर हाथ धोने के लिए सब जाएंगे। लिखिए लिखिए, यहां गर्मी में वर्षा तथा जाड़े में सूखा होता है। देखिए, यहां गर्मी में वर्षा तथा जाड़े में सूखा होता है। यहां गर्मी में वर्षा तथा जाड़े में सूखा होता है। यहां गर्मी में वर्षा तथा जाड़े में सूखा। रेन इन समर एंड विंटर ड्राई। रेन इन समर एंड विंटर ड्राई। देखिए, यहां मक्का और
मक्का और कपास की खेती की जाती है। मेज एंड कॉटन, यहाँ मक्का और कपास की खेती की जाती है। मेज एंड कॉटन, यहाँ मक्का और कपास की खेती की जाती है। मक्का और कपास की खेती की जाती है। हो गया। इसके बाद एक बेहतरीन चैप्टर है क्लाइमेट का, वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जस्ट खत्म होगा उसके जस्ट बाद क्या लिखे, या मक्का और कपास की खेती होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए लिखिए फेमस मेज बेल्ट, लिखा हिंदी बोल देंगे, फेमस मेज बेल्ट एंड कॉटन बेल्ट, फेमस मेज बेल्ट या कॉर्न बेल्ट भी लिख सकते हैं। मेज बेल्ट एंड कॉटन बेल्ट, बेल्ट BELT बेल्ट, बेल्ट माने एरिया, क्षेत्र होता है। फेमस मेज बेल्ट एंड कॉटन बेल्ट सिचुएटेड इन USA, situated in USA in this climate, in this climate, देखिए इस जलवायु में, इस जलवायु में, इस जलवायु में प्रसिद्ध मक्का पेटी, इस जलवायु में प्रसिद्ध मक्का पेटी, इस जलवायु में प्रसिद्ध मक्का पेटी और कपास पेटी, मक्का पेटी, पेटी माने एरिया होता है, बेल्ट, मक्का पेटी और कपास पेटी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। रुको ना भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, थोड़ा रुक जाओ। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हो गया, लिखा हुआ हो गया। उस दिन क्या बताया थे आपको, इसका मतलब पिछला क्लास बिल्कुल नागन्य हो गया, 3 दिन में कुछ नहीं देखे। भाई मैंने क्या बोला था कि 20 डिग्री से, मैंने बताया था 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच उत्तर दक्षिण दोनों लैटिट्यूड पर 30 से 40 डिग्री दोनों तरफ, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में किसी भी महादेश में जाइए बीच में, तब वो क्या मिलेगा, ईरान टाइप क्लाइमेट। वो खाली नाम दिया गया है, पर जलवायु हर जगह मिलेगा। बताए थे आपको हम, अरे हमने क्या बताया कि भैया जलवायु जो है हर जगह मिलेगा आपको। बोला था मैंने कि डिग्री केवल दिया गया है, नाम दिया गया है। जैसे मैंने कहा कि 30 से 40 डिग्री पश्चिम में मिलता है भूमध्य सागरीय जलवायु। इसका मतलब जिस कॉन्टिनेंट में चले जाइए, जिस महादेश में चले जाइए, 30 से 40 के बीच आपको क्या मिलेगा, भूमध्य सागरीय जलवायु। ये केवल एक नाम दिया गया है, बस उस डिग्री के बीच में हर जगह जलवायु मिलता है। जब हम ईरान टाइप लिखवाए, हम लिखवा रहे कि USA में मिलता है, तो लोग जो है बोले ईरान टाइप लिखवाए हैं सर, आप USA लिखवा रहे हैं। अरे भाई USA में भी ये जलवायु मिलता है। इसका मतलब पिछला क्लास वाली जो कॉपी थी, जो लिस्ट बनाया था मैंने, वो आपने बिल्कुल नहीं देखा। हम जो गए थे घूमने, तो आप भी 3 दिन पे चले गए घूमने, और खाली कोचिंग को कोस रहे थे कि एग्जाम है यार, 3 दिन में कोचिंग छुट्टी दे दिया। अब जब आपसे, आप लोग उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में काम करना चाहिए था। 3 दिन में टीचर की सारी कॉपी आपको याद कर जाना चाहिए था, और आपने खूब एंजॉय किया 3 दिन में। और सर हिला रहे हैं। तुम इस क्लास के नेता बन जाओ। आगे वाले से क्या पूछें भाई, पीछे वाले बताओ जी, नेता है? इससे पूछना क्या आपके नेचर में। थोड़ा सा प्रसाद के रूप में दीजिए सबको, थोड़ा थोड़ा प्रसाद। हम ना लेंगे, हम खा ली, हमको ज्यादा चॉकलेट खिला दी। ये इसको हिम्मत नहीं कि सब खर्चा कर देगा।
बर्थडे जिसका होता है वो नहीं खाता, बर्थडे जिसका होता है वो केक नहीं खाता, वो केक लगाता है। उसको ऐसा करते ना, सारे सले करके उसी में लगाते। हम बर्थडे जो होता है ना जिसका, उसको बेचारा काटने के लिए झुकता है, वैसे ही उसको 2 केक आता है, खाने के लिए, एक उसको उसमें डुबाने के लिए। चलो भैया, ईरान प्रकार की जलवायु हो गया, मक्का और कपास की खेती होती है। क्वेश्चन कई बार आता है कि दुनिया के फेमस मक्का और कपास पेटी, अरे यार पढ़ा रहा हूं, कहाँ को, अमेरिका में है, बस खत्म हो गया। अब चलिए लिखिए, चीन प्रकार की जलवायु, चीन प्रकार की जलवायु, चीन प्रकार का क्लाइमेट, या चाइना टाइप, चाइना टाइप, चाइना टाइप बायोम, चाइना टाइप बायोम। मत बोल देना आपकी चाइना में मिलेगा। हर महादेश में 30 से 40 के बीच, पूरब में जाइएगा तो कौन सी क्लाइमेट मिलेगा, चाइना टाइप। हर कॉन्टिनेंट में 30 से 40 के बीच जाओगे पूरब में। आप जब मैप जो बनवाया था पिछले क्लास में, टिगरी बना करके, उसमें लिखा था 30 से 40 पूरब में हर महादेश में आप जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, चीन प्रकार की जलवायु। हाँ, चीन में भी मिलेगा, लेकिन दुनिया में जहां जहां भी जाइएगा 30 से 40 के बीच पूरब में आपको चीन प्रकार की जलवायु मिलेगा। तो लिखिए चाइना टाइप क्लाइमेट में, लिखिए, लिखिए चाइना टाइप क्लाइमेट में लिखिए चीन तुल्य जलवायु, चाइना टाइप क्लाइमेट, चीन तुल्य जलवायु। देखिए यहां गर्मी में वर्षा, मैक्सिमम क्लाइमेट में गर्मी में वर्षा, जाड़ा सूखा। यहां भी गर्मी में वर्षा, जाड़ा सूखा होता है। गर्मी में वर्षा तथा जाड़ा सूखा पड़ता है। हो गया, रेन इन समर एंड विंटर ड्राई, रेन इन समर एंड विंटर ड्राई, रेन इन समर एंड विंटर ड्राई। हो गया, नेक्स्ट। और क्या होता है यहां, देखिए यहां चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि होता है। देखिए यहां चावल प्रधान, राइस डोमिनेटेड, चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि होता है। राइस डोमिनेटेड लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर, यहां राइस या चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि होता है। राइस डोमिनेटेड लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर, राइस डोमिनेटेड लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर, यहां चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि होता है। हो गया, क्लियर है भाई। नेक्स्ट आइए, देखिए यहां पतझड़ वाले वन मिलते हैं, यहां डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। यहां पतझड़ वाले वन मिलते हैं, पतझड़ वाले वन मिलते हैं, मैंने डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है, यहां पतझड़ वाले वन मिलते हैं। हो गया, सेंट लॉरेंस तो लिख चुके हैं। अब आ जाइए टेम्परेट ग्रासलैंड क्लाइमेट, देखो टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम। सोना मना है भैया, नींद जिसको आ रहा है कृपया हमारे पास से पानी ले जाएं, लेकिन पानी पिए। टेम्परेट ग्रासलैंड क्लाइमेट, शीतोष्ण घास के मैदान का बायोम, शीतोष्ण घास के मैदान का बायोम। शीतोष्ण सब लिखा हुआ है आपकी कॉपी में भाई, शीतोष्ण घास के। अब कलेक्ट टेस्ट लेंगे आप लोगों का, कलेक्ट टेस्ट लेंगे, जितना पढ़ाए उसमें से कहीं से भी, और कल टेस्ट लेंगे जो टेस्ट में टॉप करेगा, मतलब इधर 3-4 दिन में जो पढ़ाए ना उसका टेस्ट लेंगे, जो टॉप करेगा उसे मिलेगा मेरे तरफ से, तब तुम्हारा टेस्ट में शाबाशी मिलेगा। कुछ बढ़िया चीज, अगर एक फर्स्ट पोजीशन पे 4-5 लोग आ गए तो केवल शाबाशी देंगे, और फर्स्ट रैंक पर अगर एक लड़का आए तो कुछ देंगे उसे। लड़का लड़की सबको जी, हमारे हैं, कोई टॉप करेगा सबको देंगे। अरे कोई व्यक्ति टॉप करेगा ना, जो टॉपर होगा उसे कुछ मिलेगा, और जो लड़का सबसे कम, तो लिमिट बना देंगे, जो इतना से कम नंबर लाएगा उस लड़का से फाइन लिया जाएगा 50-50 रुपये, और उसी पैसे से भी टॉपर को गिफ्ट दिए।
चलिए, आप नेता हैं, पूरा दिमाग लगाइएगा। चलिए आगे आइए। शीतोष्ण घास के मैदान का क्लाइमेट लिखो। यहाँ गर्मी में वर्षा तथा जाड़े में हिमपात होती है। लेकिन रेन इन समर एंड एंड स्नोफॉल इन विंटर। स्नोफॉल इन विंटर, रेन इन समर एंड स्नोफॉल इन विंटर। क्या करेगा, अंग्रेजी के भी बच्चे हैं तो इंतजार तो करना पड़ेगा। हो गया। गर्मी में वर्षा तथा जाड़े में हिमपात। लिखिए, यहाँ मुलायम और छोटे घास मिलते हैं। यहाँ मुलायम और, बताया था ना पिछले क्लास में जी, यहाँ मुलायम और छोटे घास मिलते हैं। यहाँ मुलायम और छोटे घास मिलते हैं, मतलब सॉफ्ट एंड स्मॉल ग्रास फाउंड इन दिस रीजन। यहाँ मुलायम और छोटे घास मिलते हैं, लिख दिए। देखिए, यहाँ डेयरी इंडस्ट्री फेमस है। डेयरी इंडस्ट्री, अरे दुग्ध उद्योग, डेयरी इंडस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं दुग्ध उद्योग। यहाँ डेयरी इंडस्ट्री फेमस है क्योंकि घास मुलायम होगा, छोटा होगा, तो दुधारू पशु को पालना आसान ना होगा जी। जब गाय पाला जाएगा तो वहाँ पर भाई जाहिर सी बात है कि दूध से बनने वाले जितने प्रोडक्ट हैं सबका इंडस्ट्री वहाँ लगेगा। लेकिन यहाँ गेहूं की खेती होती है। यहाँ गेहूं की खेती होती है। देखिए, यहाँ गेहूं की खेती होती है। इतनी उमस है ना, अभी ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा है। चलिए, यहाँ गेहूं की खेती होती है। और सुनो, इस प्रदेश में इतना गेहूं होता है, सुनो भाई, इस प्रदेश में इतना गेहूं होता है कि इसे ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। लिख लीजिए। देखिए, इस क्षेत्र को विश्व के रोटी की टोकरी कहा जाता है। इस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। इस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। इस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। गेहूं ज्यादा होने के कारण ब्रेड बास्केट, दिस एरिया इज नोन एज ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड। हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। अब आइए वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट, पश्चिमी यूरोपीय प्रकार का बायोम, वेस्ट यूरोपियन टाइप बायोम। वेस्ट यूरोपियन, वेस्ट WEST, वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट, पश्चिम। हाँ, सारे घास में गेहूं होता है। अरे जितने भी घास है, प्रेरी को स्पेशली बोलते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में गेहूं होता है। हाँ, मतलब पूरे प्रदेश, इसी प्रदेश में पड़ता है ना प्रेरी। अरे प्रेरी घास इसी में ना आता है, वो तुम लिखवा ही दिए थे पूरा। अरे घास के मैदान लिखवाए थे ना। अच्छा, आप लोगों को घास के मैदान लिखवाया हुआ है, ग्रासलैंड के नाम और कहाँ पाया जाता है सब लिखाया हुआ है। कल ही सबसे टेस्ट लेंगे हम, एक टेस्ट लेंगे 20 मिनट का, सब लिखाया हुआ है। चलिए अब लिखिए, पश्चिमी यूरोप प्रकार की जलवायु, वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट। देखिए, यहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती है। देखिए, यहाँ सालों भर वर्षा होती है। यहाँ सालों भर वर्षा होती है। यहाँ सालों भर वर्षा होती है। रेन अकर्स थ्रू आउट ईयर, रेन अकर्स थ्रू आउट ईयर। यहाँ पूरे साल वर्षा होती है। अब बोलेंगे इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब दो ऐसे बायोम हो गए जहाँ पूरे साल वर्षा होती है। एक बताया था इक्वेटोरियल बायोम, एक बताया था इक्वेटोरियल बायोम जहाँ पूरे साल वर्षा होती है, और दूसरा बताया भी वेस्ट यूरोपियन टाइप। यानी दुनिया में दो ही ऐसे बायोम हैं जहाँ पूरे साल वर्षा होती है। एक इक्वेटोरियल बायोम और दूसरा वेस्ट यूरोपियन टाइप बायोम, पश्चिमी यूरोपीय प्रकार का बायोम, और एक विषुवतीय बायोम। दोनों में अंतर क्या है भाई? वहां भी पूरे साल वर्षा और यहां भी पूरे साल वर्षा, पर दोनों में अंतर क्या है? वहां मूसलाधार वर्षा, वहां कैट एंड डॉग हैवी रेन, और यहां पर ड्रिजलिंग टाइप फुहारों वाली वर्षा। दोनों अंतर है।
भाई एक वहां पर क्या है, पश्चिमी यूरोपीय प्रकार में क्या है, फुहारों वाली वर्षा, ड्रिजलिंग टाइप रेन। और विषुवत-रेखीय में क्या है कि भैया, विषुवत-रेखीय में क्या है, पर अंतर है कि वहां मूसलाधार वर्षा, इक्वेटोरियल में, वेस्ट यूरोपियन टाइप में फुहारों वाली वर्षा। एक दिन बताए थे लंदन चले जाइए आप, तो लंदन आप चले जाइए तो वहां पर क्या होगा, पहले जाते थे लंदन तो लंदन में क्या होता था, आपको बारिश नहीं मिलता था। लंदन जाते आप तो पहले खूब बारिश होती थी, जब जाइए हिथरो एयरपोर्ट है वहां, उससे बाहर निकलिए आपको बारिश होता मिल जाएगा फुहारों वाली, या फिर एक आध घंटे वेट कीजिए, वर्षा होना ही होना है। पहले टूरिस्ट जाते थे स्पेशली भीगने, टूरिस्ट जाते थे, बड़े बड़े घर के लोग, गरीब घर के लोग तो छत पे भी भीगने में डरते हैं कि बरसात में भीग जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, खर्चा बर्चा में झूठ मूठ के पड़ जाओगे, और अमीर लोग स्पेशली भीगने जाते हैं लंदन। लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण आज यूरोप में आपको 5-5 दिन वर्षा का इंतजार करना पड़ेगा, 5-5 दिन वेट करेंगे, 10 दिन तब आपको बारिश दिखाई देगा। अब कोई टूरिस्ट, जिस काम से टूरिस्ट वहां जाते थे, वो बेचारे का काम ही नहीं हो रहा है, 10-10 दिन वेट करना पड़ रहा है, कौन जाएगा वहां। तो वहां पर टूरिस्ट जाना अब लंदन में कम हो गया। एक जमाना था जब टूरिस्ट लंदन जाते थे स्पेशली भीगने, आज लंदन में टूरिस्ट की संख्या कम हो गया, जिससे इंग्लैंड के जो गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू क्या हो गया, खत्म। आज टूरिस्ट क्या है, रेवेन्यू का बहुत बड़े सोर्स है, पता है ना आपको। तो आज क्लाइमेट कहीं ना कहीं ज्योग्राफी डिसाइड करता है किसी राज्य के रेवेन्यू को, ज्योग्राफी से ही दुनिया का सब कुछ चलता है भाई। भूगोल खत्म तो दुनिया का इतिहास भी खत्म, दुनिया का सब खत्म, तो भूगोल ही सब डिसाइड करता है ना। तो अब जो लोग भीगने चल जा रहे हैं लंदन, उसके पास पेशेंस होगा, उसके पास पेशेंस नहीं होगा। वो लंदन भीगने का वो चाहेगा कि 1 घंटे के अंदर भीग जाए, नहीं जी। खासकर शादीशुदा जोड़े नए नए विवाह होने के बाद कहाँ जाते थे पहले, लंदन भीगने के लिए कि भीगेंगे तुरंत। अब 5-5 दिन भीगने का वेट करो, कौन जाएगा लंदन। अब लोग समुद्र के लहरों के किनारे जा रहे हैं। चलिए, इसीलिए कहता हूं क्लाइमेट ठीक रखिए अपने देश का, वरना टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा है? अब मासिन राम में भी जितना वर्षा होता था ना पहले, अब कम हो गया। चलिए आगे आइए, लिखिए यहाँ बागानी कृषि की जाती है, यहाँ बागानी कृषि की जाती है। हॉर्टिकल्चर, यहाँ हॉर्टिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यानी बागानी कृषि हो गया। लिखिए अब आ जाए टैगा क्लाइमेट, टैगा क्लाइमेट, टैगा TAIGA, टैगा या इसी को बोलते हैं टैगा, टैगा या टैगा जलवायु, टैगा बायोम, टैगा बायोम। लिखिए यहाँ पूरे वर्ष हिमपात होता है, स्नोफॉल थ्रू आउट द ईयर, स्नोफॉल थ्रू आउट ईयर, पूरे साल यहाँ वर्ष हिमपात होता है। स्नोफॉल थ्रू आउट ईयर, स्नोफॉल थ्रू आउट ईयर। यहां पूरे साल हिमपात होता है। देखिए यहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट, यहाँ शंकुधारी वन, कोनीफेरस फॉरेस्ट फाउंड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में शंकुधारी वन मिलते हैं, इस क्षेत्र में शंकुधारी वन मिलते हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट। इस क्षेत्र में क्या मिलते हैं जी, शंकुधारी वन। देखिए सुनिए भाई मेरी बात, देखो शंकुधारी वन एक्चुअल में मुलायम लकड़ी के वन होते हैं। सुनो, शंकुधारी वन जो होते हैं एक्चुअल में मुलायम लकड़ी के वन होते हैं, और जो लकड़ी मुलायम होती है उससे कागज उद्योग बनता है, कागज बनता, लुगदी बनाना आसान होता है। जो लकड़ी मुलायम होती है उससे लुगदी तैयार किया जाता है, और लुगदी से क्या बनता है, कागज। तो भैया जो ठंडे प्रदेश के पेड़ होंगे वो उतने कठोर नहीं होंगे। मैंने बताया था
कि जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ की लकड़ियाँ कठोर हो जाती हैं, और जहाँ गर्मी कम होगी वहाँ की लकड़ियाँ उतनी कठोर नहीं होती, मुलायम होती है। और लकड़ी मुलायम हो तो उससे लुगदी, लुगदी मैंने बीच का जो मांसल हिस्सा है उसी को लुगदी कहते हैं, उसका पेस्ट बनाना, लुगदी बनाना या पेस्ट बनाना उस लकड़ी का आसान होता है। जिस लकड़ी का पेस्ट बन जाए जल्दी, वो लकड़ी से कागज बनाना आसान होता है। तो इस क्षेत्र में कौन सा उद्योग होगा? कागज उद्योग। लेकिन इस क्षेत्र में कागज उद्योग प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में कागज उद्योग, आप लोग भी गांधी मैदान से आ रहे हैं क्या? देखिए इस क्षेत्र में कागज उद्योग प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री फेमस है। इस क्षेत्र में कागज उद्योग फेमस है। और बता दें कागज के उत्पादन में कनाडा का पहला स्थान है। कागज के उत्पादन में किसका पहला रैंक है जी? और कागज के यूज में, कागज के यूज में बात चीन का। कागज के उत्पादन में कनाडा का, कागज के उत्पादन में कनाडा का पहला स्थान है। और कागज के यूज करने में दुनिया में नंबर 1 कौन है? चीन। अब पहली बार कागज भी कहाँ बना था? चीन में, लेकिन उससे भी पहले बना था मिस्र में। पर परीक्षा में जब बीपीएससी पूछती है तो उसका उत्तर चीन देता है बीपीएससी। तो हम लोग बीपीएससी का परीक्षा दे रहे हैं तो हम लोग भी चीन याद करेंगे। कागज का आविष्कार भी कहाँ हुआ? चीन में। हालांकि उससे भी पहले मिस्र में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हमारे यहाँ चल रहा था ना, उसी जमाने में मिस्र के लोग कागज बनाते थे। वहाँ एक सरकंडा मिलता था। सरकंडा जानते हैं आप लोग? सरकंडा होता है पेपिरस। पेपिरस नाम का एक सरकंडा मिलता था। सरकंडा आप नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं। कभी कभी नहर के किनारे झाड़ी जैसा जम जाता है, उसके पत्ता से आपका हाथ भी कट जाएगा, हैं? जो बोलते हैं आप भाई, एक देखोगे नहर के किनारे या नाले के किनारे जम जाता है बरसात में कुछ पेड़, जिसके पत्ता में अगर हाथ लग जाए तो हाथ कट सकता है, झाड़ जैसा। तो सरकंडा होता है। तो एक मिस्र में एक सरकंडा मिलता था जिसका नाम था पेपिरस, और उस सरकंडा से कागज बनता था। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने यहाँ चल रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता उस जमाने में उनके यहाँ चल रहा था, मिस्र की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, उसी दरमियान वहाँ होता था सरकंडा जिससे लोग कागज बनाया करते थे। लेकिन फिर भी कागज का आविष्कार किसको मानते हैं? चीन को। अगर परीक्षा में आ जाए तो आपको चीन लगाना है उत्तर, ठीक है भैया। और आज कागज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी कौन करता है? चीन। और कागज का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कनाडा, याद रहेगा भाई। लेकिन यहाँ एक विशेष प्रकार की मिट्टी मिलता है जो परीक्षा में हर बार पूछा गया है। मिट्टी से हमेशा, चीन में नहीं, इस टाइगर जलवायु भैया एक मिट्टी मिलती है जिसका नाम है पॉडजोल मिट्टी। पॉडजोल मिट्टी, पॉडजोल, पॉडजोल सॉइल, एक विशेष प्रकार की मिट्टी मिलती है पॉडजोल मिट्टी। अब चाइना लिखे हैं अमित कुमार जी, XHINA, चाइना। चाइनीज लैंग्वेज में लिख दिए क्या आप? न सी जिनपिंग में भी एक्स लगता है, सी जिनपिंग, XI हो गया सी, जिनपिंग। हमारे यहाँ सी जिन कुछ नहीं उपजाते हैं। सुनिए, हमारे यहाँ सी जिनपिंग आए तो न्यूज एंकर ने पढ़ दिया 11 जिनपिंग। उस न्यूज एंकर का छुट्टी हो गया था, आपको न्यूज में आया होगा। अब बेचारी गलती से पढ़ दी, XI से 11 समझ ली, आई नहीं जान रही थी कि सी जिनपिंग आए हैं। चलिए भाई, यहाँ पर कोई फसल नहीं, बर्फ से ढका रहता है, बर्फबारी होती है, ठंड ज़्यादा है, वैसा कोई फसल नहीं होता, शंकुधारी वन मिलते हैं। अब भाई मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी नहीं है लेकिन फेमस मिट्टी है यहाँ की, पॉडजोल मिट्टी। इसको भूरी मिट्टी भी कहते हैं, ब्राउन सॉइल भी कहते हैं। चलिए अब लिखिए टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा बायोम, टुंड्रा बायोम, टुंड्रा। थोड़ा आप लोग मुझे आज निराश कर दिए हैं, आप लोग पढ़ के नहीं आए। टुंड्रा बायोम, आंदोलन की बात अब मत करिए आप लोग, आपके आंदोलन से कुछ नहीं होगा। आप सरकार नीतीश कुमार की आदत है कि जो निर्णय वो लेते हैं उसके बाद वो जिद पकड़ लेते हैं। हाँ लिखिए आगे, ऐसा ट्रीट करते हैं। हाँ लिखिए,
लिखो भाई, टुंड्रा। लिखे लिखे यहाँ पूरे वर्ष भाई, यहाँ पूरे वर्ष जमीन बर्फ से ढका होता है। यहाँ पूरे वर्ष जमीन बर्फ से ढका होता है। यहाँ पूरे वर्ष जमीन बर्फ से ढका होता है। पूरे वर्ष जमीन बर्फ से ढका होता है। अब बर्फ से जमीन ढका होगा, वहां मिट्टी बंजर न हो जाएगी भाई, वहां की मिट्टी में कुछ नहीं होगा, वो मिट्टी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो लिखो लिखो, यहां मिलेगा काई, मॉस और लाइकेन। यहां मिलेगा काई, मॉस और लाइकेन। काई, मॉस और लाइकेन। काई, मॉस और लाइकेन। काई तो आप जानते होंगे, जम जाता है आपके कुएं के आसपास या पानी, काई उसी का पार्ट होता है। काई, मॉस और लाइकेन। लाइकेन आप जानते हैं फंगस और एल्गी के मिलने से बनता है। कवक और शैवाल के मिलने से कौन बनता है, लाइकेन। लाइकेन की संख्या अगर वायुमंडल में एकाएक कम हो जाए तो समझिए वायुमंडल प्रदूषित हो गई है। यानी कि हवा, एयर पॉल्यूशन की सूचना कौन देता है, लाइकेन। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है लाइकेन, समझिए कि एयर क्या है, पॉल्यूटेड नहीं है। अब बहुत तेजी से कम हो गया, समझिए कि वायुमंडल प्रदूषित हो चुकी है। लिखिए लिखिए भाई, लाइकेन, एक लाइन लिख लो, लाइकेन वायु प्रदूषण की सूचना देती है। लाइकेन वायु प्रदूषण का, लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचना देता है। लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचना देता है, सूचक है। हो गया, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अच्छा, यहां पर इंसान बिल्कुल कम रहते हैं, इस क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। कुछ जनजाति है जैसे एस्किमो, एस्किमो, टुंग्स, टुंग्स, यूकाधीर, ये सब जनजाति यहाँ रहते हैं। लिख सकते हैं एस्किमो, एस्किमो, टुंग्स और यूकाधीर, यूकाधीर ट्राइब। हाँ, पूरा क्षेत्र ये रहता है साइबेरिया में, ये रहता है साइबेरिया में ही भाई, और ये रहता है स्कैंडिनेविया में, स्कैंडिनेविया में रहते हैं। और ये रहता है एस्किमो, नॉर्वे में, स्वीडन, ये रहता है आपका कनाडा, यूएस, कनाडा में, कनाडा और ग्रीनलैंड, कनाडा और ग्रीनलैंड। भाई इस क्षेत्र में 3 जनजाति निवास करते हैं, एस्किमो, टुंग्स और यूकाधीर। एस्किमो, टुंग्स एंड यूकाधीर ट्राइब, एस्किमो, टुंग्स और यूकाधीर, ये तीनों इसी क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन एस्किमो स्पेशली कहाँ रहता है, कनाडा, यूएसए में, कनाडा और ग्रीनलैंड में, सॉरी, कनाडा और ग्रीनलैंड में। टुंग्स स्पेशली स्कैंडिनेविया में। स्कैंडिनेविया मतलब, स्कैंडिनेविया का मतलब आइसलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, इस सब को बोलते हैं स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया में लिख लो कौन कौन आता है। स्कैंडिनेविया में आता है नॉर्वे, आइसलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, फिनलैंड भी आता है, फिनलैंड और डेनमार्क। आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क, इसको मिलाकर क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया बोलते हैं। और यहां कौन रहता है भैया, टुंग्स और यूकाधीर रहता है साइबेरिया में, और एस्किमो रहता है कनाडा और ग्रीनलैंड में। स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया मतलब आइसलैंड, थोड़ा फास्ट लिखिए। स्कैंडिनेविया का मतलब फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क।
आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सब किस में आता है? इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। भाई आपको बता दें, इसमें जो नॉर्वे है ना, उसे कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश बोलते हैं। नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं, पता है आपको? नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्योदय, वहां पर सूर्यास्त होता ही नहीं है, 24 घंटे में 22 घंटे का दिन हो जाता है, पर्दा लगा के लोगों को सोना पड़ता है। तिरछा, जितना तिरछा सूरज का प्रकाश होगा उतनी ही लंबी दिन होगी। मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश, माने आधी रात में भी सूर्योदय होता रहता है। नॉर्वे खाली देश थोड़े ना है, कोई ना कोई सरकार होगी वहां। मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश नॉर्वे को कहते हैं। और नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, वहां केंद्रीय अंतरराष्ट्रीय, भाई नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, भाई बात मत कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं। यहां पर अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है, अम्ल वर्षा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर। भाई नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम या सेंटर, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है, और नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। लिख लिए भाई। और पता है आपको, फिनलैंड को बोलते हैं हजार झीलों का देश, कंट्री ऑफ 1000 लेक। फिनलैंड को बोलते हैं हजार झीलों का देश। फिनलैंड में खाली झील ही झील है, और सब मीठे पानी की झील। फिनलैंड को हजार झीलों का देश, कंट्री ऑफ 1000 लेक। फिनलैंड को कंट्री ऑफ 1000 लेक कहा जाता है। फिनलैंड लिख दिए, इसको हजार झीलों का देश कहते हैं। हजार, थोड़ा स्पीड बढ़ा के लिखिए, हजार झीलों का देश। ठंड का मौसम तो है नहीं कि हाथ ठिठुर रहा है जी, कलम चल नहीं रहा है। हम लोग का 67वीं का मेन सम दिए, उसमें 1 जनवरी को था, 2 पेपर, दोनों 3 6 घंटा लिखना था। अब ब्रेक मात्र 1 घंटे का, 3 घंटा लिखिए, 1 घंटे के अंदर आ जाइए, फिर 3 घंटा लिखिए। आदम टेम्परेचर, दिन में धूप निकला ही नहीं, और टेम्परेचर जो है 3 डिग्री 4 डिग्री के आसपास, और 6 घंटा लिखे। आप लोग को तो गर्मी है जी, हैं? पटना की कौन चीज है? मेस का, इसीलिए हाथ नहीं चल रहा है। तो काहे मेस में खाते हैं? टेस्ट में खाइए, अपने बनाइए, दाल चावल चोखे खाइए। मकान मालिक के दिन बनाने नहीं देता खाना, तो सब एक दिन गुलाबी गैंग बनाइए लड़कियां, और गुलाबी गैंग बना के और सीधे कूद जाइए। अभी चल रहा है यूपी में गुलाबी गैंग, उत्तर प्रदेश में गुलाबी गैंग का हमला चल रहा है। हाँ, उसी के तर्ज पे बना है ना। चलो जी, नेक्स्ट आओ। हो गया ये। अब सुनो, ये जो जनजाति हैं, ये जिस घर में रहते हैं उसको बोलते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं? जिस घर में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? इग्लू। अब भारत में एक कैफे खुला है, इग्लू कैफे, लद्दाख में। भारत का पहला इग्लू कैफे, बर्फ का बना हुआ घर में कैफे चल रहा है, खाना पीना नाश्ता पानी सब वहां मिलता है। भाई इग्लू कैफे है ना, इग्लू कैफे बना है लद्दाख में, करंट अफेयर हो गया। इग्लू, जिस घर में वो रहते हैं, एस्कीमो टुंग सायू का धीर, जिस घर में रहते हैं उस घर बर्फ का बना होता है, उसे बोलते हैं इग्लू। और जिस गाड़ी से चलते हैं वो, उसको बोलते हैं स्लेज। और जिस नाव से चलते हैं वो, उसको बोलते हैं कयाक। जिस मछली का शिकार करते हैं वो है सील मछली। और जिससे शिकार करते हैं उसका नाम है हार्पून। भाई इग्लू, जिसमें रहते हैं उसको क्या बोलते हैं?
इग्लू, IGLOO, इग्लू। जिस घर में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? इग्लू। और जिस गाड़ी से चलते उसमें चक्का नहीं होता, चक्का रहेगा तो बर्फ में धंस जाएगा, उसको बोलते हैं स्लेज। और जिस नाव से चलते हैं उसको बोलते हैं कयाक। और जिस मछली का शिकार करते हैं सील। और जिससे वो शिकार करते हैं उसका नाम है हार्पून। जिस घर में रहते हैं हाउस डैश दे के इग्लू, व्हीकल डैश दे के स्लेज, नाव यानी बोट, कयाक, और शिकार मछली फिश, सील, हार्पून यंत्र। लिख लिए? जानते थे? अच्छी बात है। हाँ, वहां कुत्ता भी कामयाब है। लिखो, हाउस यानी घर, घर का नाम इग्लू, गाड़ी का नाम, व्हीकल का नाम स्लेज, बोट, बोट यानी नाव का नाम कयाक, जिस मछली का शिकार करते हैं मछली का नाम सील। ऐसी मछली के जो चर्बी है ना उसको जलाकर घर में रोशनी करने का काम करते हैं ये लोग। और हार्पून एक होता है, उसको बर्फ में मारते हैं, भाला टाइप का, अंदर से मछली आ जाता है बाहर। कयाक नाव को, बोट को। हार्पून बोलते हैं हथियार, जिससे मछली को पकड़ते हैं। जैसे आपके यहाँ बंसी होता है ना, हाँ, भाला टाइप का होता है उनका, ऐसे मारे बर्फ में, अंदर से मछली बाहर। हाँ, क्या हो गया? और यहाँ पर जो अब जैसे किसी के आम जाते हैं तो पैर छूते हैं, हाथ मिलाते हैं, बराबर का है तो गले भी मिलते हैं। इनके यहाँ नाक रगड़ते हैं, जैसे कोई आया तो एक दूसरे से नाक ऐसे से रगड़ते हैं। हाँ, गर्मी देता है। इसके यहाँ इनके यहाँ 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात। तो जब दिन होता तो रातें नहीं होता 6 महीना तक, दिने दिन है। तो करते क्या है कि जब दिन होता है ना तो हर दिन जितना खाना खाते हैं उतना ही जमा कर लेते हैं, फिर खाते हैं, जमा कर लेते हैं। 6 महीने तक जितना खाए उतना जमा किए। जब रात हुआ तो रात में बर्फ में कहाँ चलेंगे? ये बर्फ में चलने पर कहीं कहाँ गड्ढा है, कहाँ खतरा है, कोई नहीं जानता। तो रात में फिर जब रात होता है 6 महीने के लिए, तो जो खाना जमा किए हैं वो खाना खाने लगते हैं। अंतिम में लीजिए खाना घट गया, ऐसा भी तो टेस्टी लग गया तो कुछ ज़्यादा खा लिए। खाना घट गया तो क्या करते? मान लीजिए तब 3 ही आदमी का खाना बचा है अगले 2 महीने के लिए, और घर में है मान लीजिए 6 आदमी। तो उसमें जो सीनियर मेंबर, घर का जो सीनियर होगा, चाहे उसकी उम्र 25 साल हो उससे कोई मतलब, या 60 साल उससे कोई मतलब, जो सबसे सीनियर होगा उसको खाली पैर बिना चप्पल के घर से बाहर निकलना होगा। और तब तक चलेगा जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए बर्फ में चलते चलते। ये नियम है उनके यहाँ का। अगर सुबह हुआ चप्पल खुला मिला इसको समझिए गए काम से, नहीं तो सब मरेंगे। अरे एक नहीं मरता तो भूखे सब न मर जाते जी। तो उनके यहाँ कल्चर है, बड़ी कठिन जीवन है, इसीलिए बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है, 1000 भी नहीं है। टोटल मिला देंगे तीनों को 1000 पहुंचेगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, समझ में आया? कुछ समझ में आया भाई? चलिए अब आ जाइए, एक चैप्टर लिखिए एयर प्रेशर एंड विंड। एयर, एक चैप्टर लिखिए एयर प्रेशर बेल्ट एंड विंड। बहुत शानदार चैप्टर है। इस चैप्टर में बात मत कीजिएगा आप लोग आपस में। वायुदाब पेटी और पवन। पेटी का मतलब है ना, वो बेल्ट जो आप बांधते हैं वो बेल्ट तो है ही, सीट की पेटी बांधते हैं वो तो है ही, लेकिन पेटी जो है ना वो एरिया को बोलते हैं, क्षेत्र को बोलते हैं। तो भैया वायुदाब पेटी और पवन। देखो वायुदाब का मतलब एयर प्रेशर होता है अंग्रेजी में, और एयर प्रेशर 2 प्रकार का होता है। हवा अधिक हो, कहीं पर हवा, ये बता चुके हैं पहले भी, मॉनसून में भी बता चुके हैं। हवा अधिक हो तो क्या होगा? हाई प्रेशर। हवा कहीं पर कम हो, हवा कम हो तो लो प्रेशर। हवा अधिक हो तो हाई प्रेशर, हवा कम हो तो लो प्रेशर। और हवा जो होती है ना, हवा उसकी 2 गतियां होती हैं, एक क्षैतिज गति यानी हॉरिजॉन्टल मोशन, क्षैतिज गति। आपस में बात मत करना भाई, इस चैप्टर में बात किए, बहुत मार्वेलस इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूं, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन, एक होता है वर्टिकल मोशन यानी लंबवत गति, क्षैतिज गति और
लंबवत गति, क्षैतिज और लंबवत गति, वर्टिकल मोशन, क्षैतिज गति और लंबवत गति। हवा जो है नदी की जैसे धारा चलती है ना, वैसे जमीन के पैरेलल भी चलती है और ऊपर भी उठती है। हवा जब लगातार ऊपर उठने लगे किसी कारण से तो हवा की लंबवत गति है। हवा की जब हवा ऊपर उठने लगे ऐसे आपके परपेंडिकुलर आपके साथ, तो उसको बोलते हैं लंबवत गति। और जब हवा जमीन के समानांतर चले तो उसे बोलते हैं क्षैतिज गति। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और जो क्षैतिज गति हवा का है वही आपको महसूस होता है, लंबवत गति आपको महसूस, हवा जब ऊपर उठती है तो आपको महसूस नहीं होता। अगर ऊपर उठने वाली हवा आपको महसूस करना है तो आपको हनुमान जी की तरफ पड़ेगा। ऐसे जब हवा आपके परपेंडिकुलर, कोई भी चीज जब तक आपके परपेंडिकुलर ना हो वो आपको महसूस नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर का मतलब हवा, हम ऐसे खड़े हैं तो हवा ऐसे चल रही है तो हमें फील होगा। अगर ये वाला हवा हमको फील करना है तो हमें क्या होना पड़ेगा? हनुमान जी की तरह उड़ना पड़ेगा, तभी उठने वाली हवा भी हमें महसूस होगा। हमें जो हवा महसूस होती है वो हॉरिजॉन्टल, इसको क्षैतिज बोलते हैं, और जो लंबवत उठेगी वो हमें महसूस नहीं होता है। तो हवा की दो गति, क्षैतिज गति, लंबवत गति, इन दोनों के अलग अलग कारण। हवा के जो लंबवत गति है, अच्छा क्षैतिज गति है, उसका कारण है हाई प्रेशर और लो प्रेशर। मैंने कहीं पर हवा ज्यादा हो जाए, सुन लो मेरी बात, कहीं पहले लिखना बाद में, ये हम समझाने के लिए सब बात बना रहे हैं। हाई प्रेशर और लो प्रेशर मतलब जहां पर हवा ज्यादा है हाई प्रेशर, और जहां हवा कम है वहां क्या होगा? लो प्रेशर। हवा ज्यादा तो हाई प्रेशर, हवा कम तो लो प्रेशर। हवा के हॉरिजॉन्टली चलने का एकमात्र कारण है हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हवा और पानी का गुण होता है कि ज्यादा से कम की ओर चलती है। हवा और पानी का नेचर क्या होता है जी? ज्यादा से कम की ओर। तो जब तक कहीं पर हाई प्रेशर नहीं होगा और कहीं पर लो प्रेशर नहीं होगा, हवा बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर हवा बंद है इसका मतलब इस इलाके में चारों तरफ लो प्रेशर है, इसका मतलब इस इलाके में चारों तरफ हाई प्रेशर है। या तो चारों तरफ हाई प्रेशर है, बराबर का प्रेशर है इसलिए हवा नहीं चल रही है, या फिर चारों तरफ लो प्रेशर है कहीं पर इसलिए हवा नहीं चल रही है। जहां पर हवा ज्यादा हो जाएगी, अगर मान लीजिए कहीं हाई प्रेशर हो जाए कहीं लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलेगी, माने ज्यादा हवा से कम हवा की ओर चलेगी। पानी हवा का नेचर होता है ना जी, ज्यादा से कम की ओर चलती है। इसका मतलब क्षैतिज गति का होने के लिए, हवा को जमीन के समानांतर चलने के लिए, आपको महसूस होने के लिए क्या होना चाहिए गुरु? हाई प्रेशर और कहीं पर लो प्रेशर, तभी हवा चल पाएगी। यानी हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब यानी ज्यादा से कम की ओर चलती है। क्लियर है? एचपी लिखने का मतलब घबराइए मत आप, एचपी मतलब ज्यादा हवा और एलपी माने कम हवा। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। लेकिन हवा के लंबवत गति का जो है दो कारण है। पहला कारण है टेम्परेचर यानी तापमान, तापमान, और दूसरा कारण है धरती का घूर्णन, धरती का घूर्णन, रोटेशन। दो कारण है हवा के लंबवत। ये लिखना बाद में, ये बाद में लिख लीजिएगा, हम पहले समझा रहे हैं, समझिए। टेम्परेचर ज्यादा होगी, कहीं पर टेम्परेचर अधिक होगी भाई, तो आप जानते हैं कि तापमान अधिक होने से कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर मतलब चालक, तापमान का जो चालक है उसको गर्म कीजिएगा तो फैलता है। पता है ना जी, कोई भी वस्तु को गर्म करने से क्या होता है? वो, ये बात पता है आपको? गर्म करने से वो फैलता है। अब फैलेगी तो हल्की हो जाएगी, हल्की होगी कोई भी चीज क्या होती है? नीचे बैठती, ऊपर उठती है। तो हवा भी जब तापमान ज्यादा हो तो गर्म होकर के क्या होगी? ऊपर जाएगी, और तापमान कम हो तो सब हवा ठंडी होके एक जगह पे जमा होके भारी हो जाएगी। अब भारी होके कहाँ बैठेगी? वो नीचे बैठेगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तापमान ज्यादा तो वर्टिकली अप, और तापमान कम तो हवा वर्टिकली डाउन। तो हवा के वर्टिकल मोशन का पहला कारण है टेम्परेचर ज्यादा होना और कम होना। टेम्परेचर ज्यादा तो वर्टिकली अप, और टेम्परेचर कम तो वर्टिकली डाउन। एकदम क्लियर है बात ना? तो एक कारण है हवा के वर्टिकल मूवमेंट का टेम्परेचर। धरती पर जिस स्थान पे पूरे साल गर्मी पड़ती है वहां पर लो प्रेशर बनेगा। जहां क्या बात चल रहा है, क्या बातचीत चल रहा है? यहां सिखा रहे हैं तो आप लोग बतिया रहे हैं। सुनो,
टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो सारी हवाएं वर्टिकली ऊपर चली जाएंगी। हवा जब वर्टिकली ऊपर जाएगा तो नीचे में क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। और ऊपर में क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। हवा वर्टिकली ऊपर जाएगी, गर्मी ज़्यादा होने के कारण, जैसे विषुवत रेखा पर ठंडी का कोई मौसम नहीं होता, पूरे साल गर्मी पड़ता है इक्वेटर पर, बताया था ना जी, इक्वेटर पर पूरे साल गर्मी होती है, वहाँ जाड़े का कोई मौसम ही नहीं होता, तो वहाँ पर कोई हवा बाहर से आएगी भी तो रुकेगी नहीं, गर्म होकर उठेगी। इसका मतलब इक्वेटर पर पूरे साल क्या होना चाहिए? लो प्रेशर, हवा का कम होना। और जैसे उसी इक्वेटर पर ही ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? हाई प्रेशर। जहाँ पर नीचे में मिलेगा लो प्रेशर, हवा कम, वहाँ ऊपर क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर जब टेम्परेचर कम होगा, जहाँ पर पूरे साल टेम्परेचर कम हो, वहाँ पर क्या होगा? सारी हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठेगी, जिससे वहाँ क्या होगा? पूरे साल हाई प्रेशर मिलेगा। तो नीचे में जहाँ हाई प्रेशर, वहाँ ऊपर में, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? सारी हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठ जाएंगी तो नीचे हाई प्रेशर, ऊपर में, और गर्मी के कारण सारी हवाएं ऊपर चली जाएगी तो नीचे लो प्रेशर, तो ऊपर। ये तो समझ में आ रहा है ना? हाई प्रेशर माने हवा ज्यादा और लो प्रेशर माने हवा कम, बस इतने बात है। और घूर्णन कैसे प्रभावित करता है? देखो विद्यार्थियों, धरती जो है पश्चिम से पूरब घूम रही है। कहते हैं जो चीज घूमती है, घूमने वाली चीज पर अगर घूर्णन गति का प्रभाव देखें तो सेंटर पर सबसे कम प्रभाव होता है। मैंने बताया था घूमने वाली चीज में सेंटर पर सबसे कम प्रभाव होता है। कभी कुम्हार के चाक को बर्तन बनाते आपने देखा होगा, कुम्हार अपना मिट्टी बीच में रखता है, किनारे में मिट्टी नहीं रखता भाई। और नीचे किनारे में अगर मिट्टी रखता तो घूमने का स्पीड इतना ज़्यादा हो जाता है किनारे में कि मिट्टी का बर्तन टेढ़ा हो जाता, कुछ जैसा चाहता हो वैसा कभी बनता ही नहीं। सेंटर पर घूमने का जो फोर्स होता है, घूमने वाला बल जो है ना, जो घूर्णन गति का प्रभाव है, सेंटर पर सबसे कम, और जैसे जैसे किनारे जाइएगा उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। तो इक्वेटर पर धरती ऐसे घूम रही है तो बीच वाले हिस्से पर सबसे कम प्रभाव, और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा घूर्णन गति का प्रभाव बढ़ता जाएगा। हम आपको बताए थे कि घूर्णन गति के कारण एक बाहर की ओर फोर्स लगता है, बताए थे, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माने अपकेंद्री बल। एक होता है भाई, दो तरह के बल घूमने वाली चीज पर दो तरह के बल लगते हैं, अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल। सेंटर की तरफ जो बल लगता है उसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल, और जो बाहर की तरफ बल लगता है उसे बोलते हैं अपकेंद्री बल। तो भैया फेंकने वाला जो फोर्स आपने देखा होगा कि जैसे जैसे सेंटर पे फेंकेंगे कोई चीज, कोई कंकड़ अगर घूम रहा है, कोई चाक, उस पर कंकड़ फेंकिए बीच में, हो सकता है रुक जाए वहीं पर, लेकिन जैसे जैसे किनारे फेंकिएगा बहुत तेजी से वो बाहर फेंकाएगा। और सबसे किनारे उसका फेंकने का बल जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। दिन बताए थे। और हम गांव के मेले में जाइए तो आपको देखिएगा कि वहां पर मेले में चाक बनाया रहता, तो घूमता रहता है, उसमें सबसे किनारे मोबाइल फोन, टाइटल वॉच बना रहता है, वहां पर किनारे में सटा रहता है। और जैसे जैसे सेंटर में जाइएगा तो एकदम सेंटर में सर्फ एक्सेल का पाउच सटा रहेगा, और 2 रुपये वाला, और 2 रुपये वाला वो शैम्पू क्लिनिक प्लस, और 3 रुपये का पार्ले जी, है ना। अब 5 खड़ी मिलेगा 10 रुपये में, घूम रहा है। जो फंसा दिए वो आपका गांव के आदमी बुद्धिहीन, उसको पता नहीं, मोबाइल के चक्कर में लग गया और घड़ी के चक्कर में लग गया, और किनारे में जो सटा महंगा सामान किनारे सटा हुआ है वो कभी फंसने से रहा। इतना फेंकने घूमने वाली चीज पर जो बाहर का फोर्स लगता है ना, किनारे में सबसे ज्यादा लगता है, बीच में सबसे कम। और मोबाइल के चक्कर में फेंके जा रहा है कि आज तो 10 रुपये में मोबाइल लेके जाएंगे, और जो साटा है वो उतना बेवकूफ है कि वो कमाने आया हो, गंवाने नहीं आया है। इससे बढ़िया था कि 5 को मिला था 10 रुपये में, तो एक सर्फ एक्सेल फंसा लेते, अगला में एक पार्ले जी फंसा लेते, अगले में एक कुरकुरे फंसा लेते, सब मिला के 20-25 रुपया का हो जाता 10 रुपया में। और तुम क्या कि मोबाइल के चक्कर में लग गए, वो फंसने देगा नहीं, इतना फेंकने वाला फोर्स इतना तगड़ा होता है कि वहां रुकेगा नहीं कड़ी, वो सीधा बाहर फेंका जाएगा। तो भाई जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वो फेंकने वाला फोर्स, बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है, उस बल का खोज किया था भूगोल में कोरियोलिस महोदय ने। कोरियोलिस महोदय ने इसका खोज किया था, उस फोर्स का जो बाहर की ओर लग रहा है, इसीलिए उस फोर्स का नाम पड़ गया कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। पूछा जाए धरती घूम रही है तो उसमें भी बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स सेंटर पर सबसे कम, इक्वेटर पर सबसे कम, और पोल पर सबसे ज्यादा। वो जो फेंकने वाला फोर्स है उसका नाम दिया गया कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। सबसे कम कहाँ होता है? सेंटर पर, और सबसे ज्यादा पोल पर। घूर्णन गति का प्रभाव सबसे कम इक्वेटर पर और सबसे ज्यादा
पोल पर, यानी जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे वो फेंकने वाला फोर्स, घूर्णन गति, इनका वैल्यू क्या होता जाएगा, कमता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो जैसे आप बहुत ऊपर जब आ जाइएगा तो फेंकने वाला फोर्स का वैल्यू इतना ज्यादा हो जाएगा कि हवा को भी क्या कर देगा, ऊपर फेंक देगा। हवा को भी क्या करेगा गुरु, ऊपर फेंक देगा। तो हवा का वर्टिकल मोशन का सिर्फ कारण टेम्परेचर नहीं है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तब हवा ऊपर जाएगी, कभी कभी कोरियोलिस फोर्स के कारण भी हवा ऊपर फेंका जाती है। हम गांव के मेला में भी लगे तब भी सो रहे हैं, कुछ नहीं खरीदना मेला में से। गांव के मेले में भी जाके सो रहे हैं, झूला भी लगा है, चलिए झूलिए झूला। समझ में आया जी? तो वर्टिकल मोशन के दो कारण, धरती में काफी ऊपर जाइएगा पोल के आसपास तो कोरियोलिस बल का मान इतना ज्यादा होगा कि हवा अपने आप, जिस कारण से वहां क्या बनेगा, लो प्रेशर। भाई ऊपर फेंकाएगा तो नीचे में क्या बनेगा, ऊपर हाई प्रेशर। ये समझ गए बात? अब सुनिए, पूरे धरती पर, अच्छा उसको उतारना है, उतारो उतारो उतारो, हम भी थोड़ा हवा खा लें, बड़ी मुश्किल है इस गर्मी में पढ़ाना। छुट्टी न ले लो गर्मी का, हैं? गर्मी का छुट्टी ले लो। मास्टर बनने के बाद भी पूछेंगे कि गर्मी छुट्टी मत लीजिए। तीन 365 दिन। नेवान क्या होता है? दिला दिए हमको वो क्लास, नेवान शब्द बोल के हमको वो क्लास याद दिला दिए कि जब हम पढ़ा रहे थे जलवायु विज्ञान, तो एक लड़का बोला कि सर समुद्र विज्ञान में कब हेलिएगा? हम हेलेंगे कल से। पटना में एक से एक लैंग्वेज बोलता है सर, हम भी देहाते इसलिए नेवान आपका समझ न गए हम कि नेवान कब होगा मैथ का, तो मैथ का नेवान कल होगा। हाँ कल होगी, कल मैथ का नेवान करवाया जाए। हाँ वही सूर्यग्रहण का डेल्टा ही। अब लिखिए, देखो भाई, देखो जी मैथ का नेवान कल से करवाएंगे। बड़ी दिन बाद ऐसा सब सुनने को मिला है। अच्छा इसमें नेवान शब्द कौन कौन जानता था पहले से? नेवान मतलब होता है कि शुरुआत करना। देखो भाई, इसको बनाइए पूरे। अगर इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में ना तो पूरे साल गर्मी है भाई, इंडिया में ना तो पूरे साल गर्मी है, कोई बात नहीं छूट है तुम्हारा। इंडिया में न तो पूरे साल गर्मी है, न तो पूरे साल
फिगर बना लीजिए। अच्छा रुक गए, बनाइए। डिग्री लिखना जरूरी है। 30 है, सब तो लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? आपको तो अच्छे से दिखाई दे रहा है। और सब बन रहा है ना? दिखाई तो अच्छे से दे रहा है। हाँ, दोनों जैसा 30 से 35 दोनों तरफ आइएगा तो HP, 60 से 65 दोनों तरफ LP। दिया है से। अरे थोड़ा सा गलती दी, गलती। हाँ सही है, पढ़ाइए। अभी तो क्लास ले रहे हैं ना। हाँ। नीचे में 90 डिग्री है। हाँ, ऊपर HP है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं। देखो ये 90 डिग्री है, यहां पर ये क्या है? सुनो मेरे भाई, यह 0 से 5 डिग्री, 0 डिग्री और 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण भी है। सुनिए मेरे भाई, इंडिया में अगर देखें, अपने देश में फोटो तो बन गया सबका, बनाइए ना तो फिर आधा समझेगा लड़का, आधा नहीं समझेगा। चलिए देखिए भाई विद्यार्थियों, देखो यहाँ लो प्रेशर हाई प्रेशर, देखो यहाँ पर हमारे देश की बात, अपने देश की बात करूं अगर, तो हमारे देश में अभी जहाँ आप बिहार में है, यूपी में है, तो यहाँ पूरे साल ठंडी नहीं होता, न पूरे साल गर्मी होती है। जब ठंडी आएगा भाई, जब ठंडी आएगा तो उस समय हमारे देश में हाई प्रेशर होगा, और जब गर्मी आएगी तो हमारे देश में क्या होगा? यानी पूरे साल परमानेंट प्रेशर नहीं मिलेगा, कभी लो कभी हाई ऐसा मिलेगा। लेकिन दुनिया में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पूरे साल हाई या पूरे साल लो मिलते हैं, जैसे 0 से 5 के बीच में, सालों भर आप जाइए, 0 से 5 के बीच में केवल हमेशा लो प्रेशर मिलेगा। 5 से 30 के बीच में हमेशा क्या मिलेगा? हाई प्रेशर। 5 से 30 के बीच में मतलब बदलता रहेगा, ये जो बीच का हिस्सा है ना, इसमें फिक्स नहीं होगा। 30 से 35 में पूरा हमेशा क्या मिलेगा? 60 से 65 में हमेशा क्या मिलेगा? और 90 के पास हमेशा क्या मिलेगा? तो ये 60 से 65 के बीच में लो मिलेगा, और 30 से 35 हाई, लेकिन 35 से 60 के बीच में चेंजिंग होगा। मैंने परमानेंट बेल्ट यही है, मैंने 0 से 5 के बीच में कभी भी चले जाइए आपको लो प्रेशर मिलेगा। 30 से 35 के बीच में किसी भी कंट्री में चले जाइए हाई प्रेशर मिलेगा। 60 से 65 आप किसी भी कंट्री में चले जाओ लो प्रेशर मिलेगा, और 90 के पास किसी भी कंट्री में चले जाओ हाई प्रेशर मिलेगा। और बीच का जो हिस्सा है, बीच का जो हिस्सा है,
वो क्या होगा? चेंज होगा, बीच का हिस्सा में चेंज होते रहेगा, इसीलिए हम लोग नहीं लिखा है। तो इसको आप उतार लिए। ये तो 2D फोटो है, ये 2 डायमेंशनल है। अब इसको 3 डायमेंशनल में ले जाते हैं। देखिए भाई, ये है 0 से 5। क्या है भैया? 0 से एक तरफ का बना रहे, दूसरे तरफ का नहीं बना रहे। यह 30 से 35। थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं। चलिए, 0 से 5, यह 30 से 35, यह 60 से, यह 85 से, हो गया। यहां पर जमीन पे हमने क्या बताया? यहां क्या बताया? यहां क्या बताया? और यहां क्या बताया? तो यहां पर लो प्रेशर का कारण क्या है? यहां पर 0 से 5 के बीच में पूरे साल लो प्रेशर, इसका कारण क्या है? क्योंकि यह विषुवत रेखा, यह इक्वेटर है, यहां कभी भी जाड़े का कोई मौसम नहीं होता, पूरे साल गर्मी होती है। अगर कहीं से हवा यहां आया भी है तो रुकेगी नहीं, बल्कि गर्म होके। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर, पूरे लिखो यहां पर कारण है, पूरे वर्ष गर्मी या उच्च तापमान के कारण, पूरे वर्ष गर्मी के कारण या उच्च तापमान के कारण, यानी हाई टेम्परेचर, पूरे वर्ष हाई टेम्परेचर या गर्मी के कारण यहां पर होगा। सुनिए, पूछा जाए कि यहां लो प्रेशर क्यों है? पूरे वर्ष तो सारी हवाएं गर्म होकर क्या हो गई, जिससे ऊपर में क्या बन गया? अब ये जो हवा 0 से 5 से उठी है, वो तलाश करेगी उस जगह को जहां इसके तुलना में कम तापमान हो। तो इसके तुलना में कम तापमान यहां मिलता है, वैसे तो कम तापमान यहां भी मिलता है। मतलब चलिएगा आप, जैसे जैसे पोल की ओर टेम्परेचर कमते, तो इसके तुलना में कम तापमान यहां मिलता है, यहां और कम मिलता है। लेकिन जहां तत्काल कम मिलता है वहां पर यह हवा क्या होती है? बैठने की, तो नीचे बैठेगी तो यहां पर क्या मिलेगा? ऊपर में क्या मिलेगा? लो प्रेशर। अब यहां पर क्यों मिला हाई प्रेशर भाई? तो लिखेंगे, यहां लिखेंगे विषुवत रेखा के तुलना में कम तापमान के कारण। अंग्रेजी भी लिखवा देंगे, विषुवत रेखा की तुलना में अभी मत बनाइएगा आप, अभी देखते रहिए। कम तापमान के कारण एंड टेम्परेचर, लो टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटर के तुलना में कम तापमान, इसीलिए यहां पर जो हवा यहां से उठी है वो कहां बैठ रही है? 30 से 35 के बीच में। अब बोलेंगे सर यहां के तुलना में, तो सुनो, यहां के तुलना में सर यहां तो और कम तापमान होगा। तो हवा जब यहां बैठ रही है तो यहां भी बैठना चाहिए, और यहां बैठेगी तो यहां पर लो प्रेशर नहीं होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। सर आपने तो लो प्रेशर लिखा है, इसके तुलना में तो यहां पर और तापमान कम है, यहां पर तो और कम। चलो यहां तो हाई प्रेशर आपने लिखा है, फिर यहां क्यों नहीं लिखा? जब यहां लिखा तो यहां पर घूर्णन गति का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता है कोरियोलिस बल कि यहां पर नो डाउट इसके तुलना में कम तापमान है, यहां भी हवा को बैठना चाहिए, लेकिन हवा बैठती नहीं, बल्कि घूर्णन गति के प्रभाव के कारण फेंका जाती है बाहर की ओर। यानी यहां जो हवा ऊपर जा रही है, ऊपर फेंका रही है, वो किसके कारण फेंका रही है भैया? धरती के घूर्णन गति या फिर कोरियोलिस बल, यानी कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स के कारण। और अब बोलेंगे सर कोरियोलिस बल यहां बहुत ज्यादा हो गया, जिस कारण से हवा ऊपर फेंका गया। सर यहां पर तो और ज्यादा हो जाएगा, जैसे जैसे किनारे आएंगे कोई फेंकने वाला बल का मान तो यहां और ज्यादा होगा। तो सर यहां पर फिर हाई प्रेशर आप लिख दिए, हर जगह उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं आप। बोलेंगे ना भाई यहां पर तापमान इतना कम है, हवा इतना नीचे बैठ गई, इतना भारी हो गई हवा, नो डाउट यहां की तुलना में बहुत ज्यादा है कोरियोलिस बल यहां, फिर भी इतना भारी हवा हो गई कि उस बल के कारण हवा फेंका नहीं पाती। क्या क्यों नहीं फेंकाती? ड्यू टू एक्सेस कोल्ड, अति ठंड के कारण
हवा बहुत भारी हो जाती है। प्रेशर बेल्ट यहां भी हमारा कम हो रहा है। रुको ना भाई, बना लेना ना, इतना हड़बड़ाए का है हो। अब थोड़ा रुक जाओ। हवा का नेचर है कि आमने सामने चलती है, हाई प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलेगी। और यहां भी क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। फिर यहां पर हाई है, इधर लो दिख रहा है, तो इस हाई को इधर भी तो लो दिख रहा है, तो हवा चलेगी। और इधर हाई से इधर लो दिख रहा है, तो हवा चलेगी। एक सर्किल बन जा रहा है ना जी, क्या बन जा रहा है, सर्कल। और यहां भी चलेगी ऐसे, हाई से लो की ओर, फिर यहां भी हाई से लो की ओर हवा चलेगी। देख रहे हो ना भाई, हाई से लो की ओर हवा चलेगी। तो ऊपर के हवा से हमको ज्यादा मतलब नहीं है, नीचे के हवा से। अब सुनो, ये सारे बेल्ट है परमानेंट बेल्ट, परमानेंट, पूरे साल हाई प्रेशर, पूरे साल लो प्रेशर। इसका मतलब ये हवाएं परमानेंट चलेंगी भाई। पूरे साल यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ पूरे साल लो प्रेशर, तो पूरे साल ना हवा चलेगी भाई। तो पूरे साल चली, तो इसका मतलब ये तीनों हवा कैसी हवा है, परमानेंट विंड। कैसी हवा है, इसको बोलते हैं ट्रेड विंड। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेड विंड, यानी व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। इसको बोलते हैं एंटी ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड, यानी गैर व्यापारिक पवन, गैर व्यापारिक पवन। और यहां पर है पोलर विंड, यानी ध्रुवीय पवन। पोलर विंड यानी ध्रुवीय पवन। आप बना सकते हैं इसको, आप आए, कहां लिखे लास्ट में, अभी शुरू वाला आप लिख दिए हैं। इसको बोलते हैं अति ठंड के कारण ध्रुवीय पवन, बेट कोरियोलिस बल। पहले फोटो बनाइए, हम लिखवा देंगे भाई। बहुत ज्यादा उमस है आज। बारिश बहुत ज्यादा ही हो रहा था वहां। हम कहीं नहीं गए भाई, कभी सांसद ही बन के चले जाएंगे। तुम लोग आना। सर हैं भैया, कहाँ है सर, संसद का सत्र चल रहा है, अंदर बैठे हैं। तो सर हम लोग घूमना चाह रहे हैं। कितने लोग हैं, 5 लोग, आइए। नाश्ता पानी की भी व्यवस्था है। देख रहे कितने बड़े बड़े शौक हैं। दिल्ली की गर्मी आपको पता नहीं है कितना है, दिल्ली की सड़ी हुई गर्मी और सड़ा हुआ ठंड भी, दोनों दिल्ली में सड़ा हुआ। ठंड भी वैसा ही घटिया और गर्मी भी उतना ही घटिया। दिल्ली किसी भी मौसम में रहने के लिए ठीक नहीं है। अब आपकी नौकरी है तो आप रहिए, लेकिन दिल्ली रहने लायक शहर नहीं है। रहने लायक आपका सिर्फ गांव है, और पीपल का छांव है, नीम का छांव है। चलो हो गया। साइड हटिए सर। हम पक गए हैं कमेंट देख के। श्वेता कुमारी बोले निमान पहली बार सुने। अमरीश, अमरीश जी का शब्द है।
कितना फेमस पर्सनालिटी अमरीश पुरी, पता है आपको? डेथ हो गया उनका। विलन बनना सामान्य काम नहीं है भैया। फिल्मों में विलन का रोल सबसे तगड़ा रोल होता था। बात नहीं, बातें कम काम अधिक। बहुत जल्दी बना लिए। हो गया। देखो भाई, फिर से बताता हूं, देखो हाई टेम्परेचर, इधर देखो, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर, पूरे साल उच्च तापमान होता है 0 से 5 के बीच, इसीलिए यहाँ पूरे साल हवा का दबाव कम होता है, क्योंकि सारी हवाएं गर्म होकर ऊपर चली जाती है। इसके तुलना में लो टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटर, लो टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटर, इसके कारण हवाएं यहाँ बैठती है, जिससे यहाँ हाई प्रेशर मिलता है। उसी प्रकार यहाँ कोरियोलिस बल, घूर्णन गति का प्रभाव, फेंकने वाले बल यानी कोरियोलिस बल का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि हवा ऊपर फेंक दिया जाता है, जिसके कारण नीचे में लो प्रेशर, ऊपर में हाई प्रेशर। और यहाँ पर भी कोरियोलिस बल का मान बहुत ज्यादा है, फेंकना चाहिए था, लेकिन इतनी ठंड है, हवाएं इतनी भारी हो गई कि उसको, उस बल के कारण हवा फेंका नहीं जाता, जिससे हाई प्रेशर। अब परमानेंट बेल्ट है ये, हमेशा ये हाई प्रेशर यहाँ रहेगा, यहाँ लो प्रेशर रहेगा, ऐसा रहेगा। तो हमेशा रहेगा, तो यहाँ से एक हमेशा हवा चलेगी, जो हवा 30 से चलेगी 0 की ओर, क्योंकि 30 के पास हाई प्रेशर है। कभी भी 0 से 30 हवा मत चला दीजिएगा, नहीं तो फिर हो जाएगा लो प्रेशर से हाई प्रेशर चला दिए। हवा 30 से 0 की ओर हमेशा चलती रहेगी पूरे साल, उसे बोलेंगे ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन। और जो 30 से 60 की ओर, कभी मत बोल देना 60 से 30, नहीं तो सारा कॉन्सेप्ट उलट जाएगा। कभी भी हवा लो प्रेशर से नहीं चलती, 30 से 60 की ओर जो चलेगी उसको बोलेंगे एंटी ट्रेड विंड, गैर व्यापारिक पवन। और जो चलेगी 90 से 60 की ओर, 65 की ओर, उसको बोलेंगे हम लोग ध्रुवीय पवन। यानी पूछा जाए परमानेंट विंड कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, व्यापारिक पवन, गैर व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड एंड पोलर विंड हो गया। दे आर 3 टाइप ऑफ परमानेंट विंड। परमानेंट विंड को हम प्लेनेटरी विंड भी कहते हैं, परमानेंट विंड को हम प्लेनेटरी विंड या ध्रुवीय, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहीय पवन हो गया। तो सुनिए, 3 प्रकार का हो गया परमानेंट विंड। अब तुम मुझे बताओ, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, सब लोग नहीं उत्तर देने लगेगा अपने मन से, ठीक है। हमको जिस पर लगेगा शक कि समझ में उतना नहीं आया है, उससे पूछेंगे हम, और तुमको प्रूफ करना है कि सर हम समझ गए हैं, आप बेकार शक कर रहे हैं। आदमी थे। चलो जी, तुम बताओ, तुम ही बैठ के बताओ कि ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवन कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच चलती है? वेरी गुड, समझ में आ गया। हम गलत समझ रहे थे।
चलिए आप बताइए, ध्रुवीय पवन कितने से कितने डिग्री के बीच चलती है? ठीक है, 90-85 से 60-65 की ओर। अच्छा ये बताओ, कॉर्नर पे बैठा हुआ व्यक्ति, बताओ जी, एंटी ट्रेड विंड कितने डिग्री से कितने डिग्री, यानी गैर व्यापारिक पवन कितने से कितने डिग्री के बीच? 60 से 30 से 60 ना जी, 30 से 60 ना। अब पलट दिए बात, समझ में नहीं, एक आदमी लेकिन पकड़ा गया। एक व्यक्ति पकड़े गए जी, मेरा शक सही निकला। लिखो, अब आओ, अब भाई अब चलो विद्यार्थियों, फिर से चलते हैं 2D में, फिर से आते हैं 2D। विद्यार्थी अब देखते हैं कौन किसको पता है, किसको खबर है, किसको पता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, रुको बनाओ मत, रुको पहले पूछने दो। 60 डिग्री, 90 डिग्री, विद्यार्थी जी बताइए जरा, ये कौन सी हवा है? बताइए ये कौन सी हवा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये कौन सी हवा है? ये कौन सी हवा है? गैर व्यापारी। ये कौन सी हवा है? ये भी कौन सी हवा है? देख रहे हैं ना, इसका मतलब समझ में अब आ गया कि जो 90 से 60 चलेगा ध्रुवीय, जो 30 से 60 चलेगा गैर व्यापारिक, और जो 30 से 0 चलेगा दोनों तरफ, माने दोनों हो जाएगा व्यापारिक। क्यों जी? व्यापारिक, व्यापारिक पवन ट्रेड विंड, ये दोनों क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा गैर व्यापारिक। गैर यानी क्या हो जाएगा जी? एंटी ट्रेड विंड। और ये क्या हो जाएगा जी? गैर व्यापारिक। ये भी क्या हो जाएगा? गैर व्यापारिक पवन, यानी क्या हो जाएगा? एंटी ट्रेड विंड। एंटी ट्रेड विंड। आइए क्या हो जाएगा जी? पोलर विंड, यानी ध्रुवीय पवन। ये क्या हो जाएगा जी? ध्रुवीय हो जाएगा ना। अच्छा, इधर कौन दिशा है? पश्चिम। इधर कौन डायरेक्शन है? पूरब। जरा देख के बताओ, अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। देखते हैं किसका डायरेक्शन सही है, किसका क्या। हमारे देश में नियम है कि जो हवा पश्चिम से आए उसे पछुआ हवा, और जो हवा पूरब से आए उसे पूर्वैया। अंग्रेजी में ईस्टर्ली और वेस्टर्ली। जो पश्चिम से आए वेस्टर्ली, और जो पूरब से आए ईस्टर्ली। चलिए, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इनमें से कौन कौन सी हवा बताओ जी? पूर्वा हवा है, तुम बताओ। ईस्टर्ली, बैठ के ही बताओ। इसमें देख के बताओ, पूर्व रखिएगा, बोलना नहीं, बीच में बोलोगे मुर्गा बना देंगे। चलो, कौन सी हवा ईस्टर्ली है, पूर्वा हवा? आपसे पूछ रहा हूं, अब गलती उत्तर फिर भी दे रहे हैं आप। एंटी ट्रेड विंड नहीं, पूरब से पूर्वा हवा, पूरब से जो आए उसको पूर्वा। इनमें बताइए, इधर पूरब उधर पश्चिम है, पूरब से कौन कौन हवा जा रही है? एंटी ट्रेड, ट्रेड विंड और पोलर विंड। भाई देखो, व्यापारिक हवा और पोलर विंड ये पूरब से आ रही है, और गैर व्यापारिक पश्चिम से आ रही है। आप गलत बोले थे कि नहीं बोले थे? एक तो हिंटो किया और गलतियों हिंट कर दिए। कसम सही बताते। बताओ जी, पूर्वा हवा इनमें कौन कौन है? ईस्टर्ली, फिर से बताओ कौन कौन है? जो पूरब से आ रही है, ये तो पश्चिम से जा रही है जी। हम बोले जिधर से आती है वही नाम देते हैं, यानी व्यापारिक पवन ध्रुव पूर्वा हवा, और गैर व्यापारिक पवन पछुआ हवा। माने 3 गो में से 1 गो है पछुआ, और बाकी 2 गो है पूर्वैया। तो लिख लीजिए, लिखो ट्रेड विंड एंड पोलर विंड। हम अच्छा बना लो, बना लो, पहले बना लो। अच्छा, हमारा पूछने का मकसद जानते हो क्या होता है? कि आप अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं है तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाए। ऐसा नहीं होता कि मैं आपको डेमोरलाइज करने के लिए पूछ रहा हूं, ठीक है? हाँ, तो हम सीरियस करने के लिए पूछते हैं कि थोड़ा सीरियस हो जाइए, ताकि दवाई वही देके आपको फिर ठीक किया जाए। डॉक्टर रजनीश कुमार, जनरल फिजिशियन, जहां प्रत्येक प्रकार की बीमारी का इलाज की जाती है। स्पेशलिस्ट नहीं हूं, जनरल फिजिशियन। बुखार हो तब भी लाओ, घाव हो तब भी लाओ, हड्डी टूट गया तब भी लाओ। HOD है, समझ लो।
सब नाम दे दो। कैसा लग रहा है क्लास? बनाइए। याद करवाने की कोशिश किया मैंने। ध्रुवीय पवन, प्रैक्टिस पेपर आप लोग डेली लगाइए ग्रुप बना के। 2 लोगों की ग्रुप बना लीजिए, 2 लोगों की ग्रुप बनाइए और उसमें दो लोगों का ग्रुप बनाइए और उसमें आप कम से कम एक सिटिंग में 100 प्रश्न बनाइए। जब भी एक सिटिंग बैठिए, आपकी मर्जी, आप ज़्यादा उससे बनाइए। मिनिमम 100 क्वेश्चन का लिस्ट तो रखिए ही। 50 क्वेश्चन कहिए सामने अपने मित्र से, जो उसके साथ ग्रुपिंग में कभी भी 2 लड़के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, और 2 लोगों से ज़्यादा ग्रुप नहीं बनना है। गर्ल्स गर्ल्स का ग्रुप बनाएंगे, अब बॉयज बॉयज का ग्रुप बनाएंगे। गर्ल्स बॉयज कभी भी एक साथ ग्रुप नहीं बनाएंगे। दवाई थोड़ी कड़वी है लेकिन सही है, एकदम एकदम परफेक्ट इलाज होगा। गर्ल्स और बॉयज ग्रुप बनाएंगे, गारंटी बात है कि 2 दिन से ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी। तीसरा दिन से फिर डिस्कशन कुछ और का शुरू हो जाएगा। हमारा कॉन्सेप्ट सर से अलग है भाई, मैं कैमरा में बोल रहा हूं, मेरा सर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। रंजीत सर क्या बोले? हाँ हाँ, चलिए पहले आप लोग हर दिन 100 प्रश्न, एक बैठक जब बैठे आप तो कम से कम 1 सॉल्व होना चाहिए। और उसकी टाइमिंग, जीएस में 100 सवाल सॉल्व करने में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जीएस के 100 सवाल एमसीक्यू पढ़ने में मैक्सिमम 1 घंटे लगने चाहिए। और एक बैठक में 100 सवाल करिए, फिर देखिए कि उस चैप्टर को बनाने में, सवाल को करने में कौन कौन सा चैप्टर था जिसके क्वेश्चन बनाने में हमको दिक्कत हुआ या याद करने में दिक्कत हुआ। फिर 2 घंटे पढ़ाई कीजिए उस चैप्टर को लेकर जिसमें आपको दिक्कत हो रहा था क्वेश्चन बनाने में। फिर आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, 3 घंटे का स्लॉट हो गया। 1 घंटा 100 एमसीक्यू और उस पर एमसीक्यू पर 2 घंटे काम। फिर आप 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, कुछ खाइए पीजिए, घूमिए फिरिए। उसके बाद क्लास की कॉपी उठा लीजिए, विषय में परिवर्तन ही विश्राम है।
विषय परिवर्तित हो जाए थोड़ा, और उसके बाद फिर क्या किया जाए कि 1 घंटा कुछ खा पी के हम टीचर की कॉपी पढ़ेंगे। रूटीन बना लेंगे कि 2 घंटे अब हमको टीचर की कॉपी पढ़नी है। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, अब थोड़ा सो लीजिए, पावर नैप, छोटा नींद ले लीजिए, फिर उठिए और लग जाइए आप अपना उसमें क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका 1 to 5 में मैथ रीजनिंग गया मतलब रिजल्ट गया, जिसका मैथ और रीजनिंग गया रिजल्ट गया। तो हेलो हो जाएगा, ये रियल बात है, बता दी। लिखो a + a = 2a। क्या प्लीज, अरे कच्छ शांत रहो। बीस टेस्ट का सीरीज तैयार है, 1 to 5 वालों के लिए, जीएस वालों के लिए, स्पेशल सब्जेक्ट वालों के लिए नहीं। 9-10 में जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसका नहीं, जीएस के लिए 120 प्रश्नों का 20 टेस्ट तैयार है, और वो टेस्ट आपका बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। टोटल 20 टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, तैयार है वो। हाँ, डिस्कशन भी होगा। चलिए, वो तो मैनेजमेंट के लोग बताएंगे ना कौन कब होगा। होगा 3 होगा जी, गलती, अरे गलती से बोल दिए थे, हम जान रहे, मैं कमेंट किया था, गलती से बोल दिए थे। चलिए आगे आओ, नेक्स्ट आओ। अब सुनो, क्या मैनेजमेंट से पूछे ना, हम ही मैनेजमेंट में हैं, अजीब हालत है। सुनो, लिखो व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। व्यापारिक पवन और सब होगा भाई। मैंने अगर उपाय बताओ पास करने का, अंकुश जी उपाय बताइए इन लोगों को पास करने का, तो ऊपर से क्वेश्चन बना के रख देता है। हम अब खुद से भी करिए। मैथ बनाना है 15 रीजनिंग, 100 को जीएस, ये डेली ही काम होना चाहिए। तो कब होगा मैथ की क्लास? ये तो वही बात हुआ। लिखो व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन को पूर्वा पवन कहते हैं। और लिखो व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन को पूर्वा पवन कहते हैं। व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन को, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन को, बात अब छोड़, चुप रहिए, बैठिए। व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन को पूर्वा पवन कहते हैं। हो गया। ट्रेड विंड एंड पोलर विंड इज नोन एज या आर नोन एज ईस्टर्ली। ट्रेड विंड एंड पोलर विंड आर नोन एज ईस्टर्ली। अगला लिखिए, देखिए गैर व्यापारिक पवन को पछुआ पवन कहते हैं। गैर व्यापारिक पवन को पछुआ पवन कहते हैं। कई लोग नहीं लिखे हैं इसलिए बोल रहे हैं। गैर व्यापारिक पवन को पछुआ पवन कहते हैं। गैर व्यापारिक पवन को पछुआ पवन कहते हैं। गैर व्यापारिक पवन को पछुआ पवन कहते हैं। हाँ, एंटी ट्रेड विंड इज नोन एज वेस्टर्ली। गैर व्यापारिक पवन को पछुआ पवन कहते हैं। क्लियर है? ये तो समझ। अच्छा ये बताओ, ये जो मैंने लिखवाया पूर्वा पवन पछुआ पवन, ये रट लिए कि लिख लिया? समझ में आ गया? मजा आ गया? चलिए अब आओ। अब देखो विद्यार्थी, ये तो आप जान गए किसको बोलते हैं पूर्वा पवन, किसको बोलते हैं पछुआ पवन। याद होगा जब हम जलधारा पढ़ा रहे थे तो वहां भी पछुआ पवन हम बनाते थे और उसके कारण धाराएं मूव करती थी। अब समझ में आ गया पछुआ पवन क्या है, एंटी ट्रेड विंड क्या है? समझ में आ गया? ये क्लियर है? समझ में सबको आया ना कि नहीं आया? आ गया। अब चलिए, आप कभी मैप वर्ल्ड का देखेंगे तो आपने देखा होगा विद्यार्थी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो उत्तरी गोलार्ध है, विद्यार्थी जो उत्तरी गोलार्ध है, आपने देखा होगा उसमें जमीन ज्यादा
पानी कम है, ऐसा देखा आपने। और दक्षिणी गोलार्ध में खाली पानी मिलेगा, जमीन कम। वर्ल्ड का मैप अगर ध्यान से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा और पानी कम, जमीन ज्यादा और पानी कम। और दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा, यानी उत्तरी गोलार्ध में आपको जमीन ज्यादा मिलेगा, पानी कम। और दक्षिणी में ब्लू ब्लू आपको ज्यादा दिखेगा, पानी ज्यादा है, जमीन कम। ऐसा दिखते हैं आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड मैप में यदि आप देखें तो आपको दिखाई देगा ऊपर में जमीन ज्यादा, समुंदर का हिस्सा कम, और नीचे में समुंदर का हिस्सा ज्यादा और जमीन का हिस्सा कम। इसीलिए विद्यार्थी जी उत्तरी गोलार्ध को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर, और दक्षिण उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय गोलार्ध या कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर। और दक्षिणी गोलार्ध को बोलते हैं ओसेनिक हेमिस्फीयर, महासागरीय गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर या महाद्वीपीय गोलार्ध क्यों बोलते हैं, क्योंकि जमीन ज्यादा है, पानी कम है। और दक्षिणी गोलार्ध को ओसेनिक हेमिस्फीयर यानी महासागरीय गोलार्ध काहे बोलते हैं, पानी ज्यादा है इसलिए। कोई हवा, अभी लिखना मत, कोई हवा अगर जमीन से चले 100 किलोमीटर, वही सेम हवा को चलाइए पानी से 100 किलोमीटर, तो बताइए जमीन से जो चलेगी 100 किलोमीटर उसकी गति ज्यादा होगी या पानी से चलेगी 100 किलोमीटर उसकी गति ज्यादा होगी? तो जो जमीन से चलेगी 100 किलोमीटर उसकी गति कम होगी, क्योंकि जमीन पर मिलता है बिल्डिंग, पेड़, पहाड़, उससे टकरा टकरा कर हवा की गति कम हो जाएगी। लेकिन समुद्र में किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होता, इसीलिए समुद्र में जो हवा की गति होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि कोई किसी प्रकार का रुकावट समुद्र में नहीं होता। तो जमीन से चलने वाली हवा यानी उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक हवा, गैर व्यापारिक ध्रुवीय हवा चल रही है, उसकी तुलना में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक ध्रुवीय हवा की गति क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध का जो ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड और पोलर विंड है उसके तुलना में दक्षिणी गोलार्ध का ट्रेड, एंटी ट्रेड, पोलर की गति क्या होगी? ज्यादा। क्यों होगी? क्योंकि नीचे में समुद्र ज्यादा है, समुद्र में कोई फ्रिक्शन नहीं होता। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखिए उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध बोलते हैं, लिख लिए हैं, वाह। उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध कहते हैं, बड़ी ही प्यार से पढ़ा रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध कहते हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को सागरीय गोलार्ध कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध को महासागरीय गोलार्ध कहते हैं। अंग्रेजी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। मास्टर का जो बैच है ना उसमें तरह तरह के लोग हैं, मैंने भांति भांति के लोग हैं, सब टाइप मिल जाएगा यहाँ। क्या लिखे? गोलार्ध को महासागरीय गोलार्ध कहते हैं, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज ओसेनिक हेमिस्फीयर। इन्हें गर्मी का है होना चाहिए। जैसे जैसे आप जाइएगा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ठंडा ना बढ़ेगा, बताएंगे बाद में, रखिए भी। हो गया? अभी कुछ नहीं बना, बैठो ध्यान से। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज ओसेनिक हेमिस्फीयर। अब देखिए विद्यार्थी, अब देखो इधर भाई, दक्षिणी गोलार्ध में आप आइएगा, इधर देखो मेरे भाई, दक्षिणी गोलार्ध में आप आएंगे तो तीनों हवा की गति तेज होगी। कंफर्म हो रहा है ना? साउदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो तीनों हवा की गति क्या होगी? ऊपर के तीनों के तुलना में। ऊपर में यहां पर तो थोड़ा जमीन मिलेगा भी, पर यहां आने के बाद जमीन बिल्कुल क्या हो जाता है? समाप्त। तो भैया 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच क्या मिलेगा? 40 डिग्री और 50 डिग्री भी मिलेगा, और यहां पर क्या है? 60 डिग्री।
तो ये 40, 50 और 60 जो 3 गो डिग्री हमने लिखा, ये तीनों डिग्री किस बेल्ट में पड़ रहा है? ट्रेड विंड के बेल्ट में कि एंटी ट्रेड की पोलर के बेल्ट में? एंटी ट्रेड। और ये सब साउथ है। क्या है भैया? दक्षिणी गोलार्ध में एंटी ट्रेड विंड इतनी तेज चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी ट्रेड विंड इतनी फास्ट चलती है कि उसे 40 डिग्री के पास उसे गरजता चालीसा कहते हैं। गरजता अंग्रेजी में बोलते हैं रोअरिंग 40। रोअरिंग 40 भाई, एंटी ट्रेड विंड जो है ना, उसी का नाम है 40 डिग्री साउथ में गरजता चालीसा। गरजना मतलब रोर करना, रोर मतलब क्या होता है? गरजना। गरजता चालीसा 50 के पास इसे बोलते हैं प्रचंड पचासा। प्रचंड पचासा 50 डिग्री के पास क्या बोलते हैं? फ्यूरियस 50। प्रचंड क्वेश्चन ऐसे आएगा, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चिखता साठा के नाम से किस हवा को जानते हैं? 60 डिग्री के पास चिखता साठा। चिखता साठा यानी क्राइंग 60। क्राइंग 60, चिखता साठा। पूछा जाए कि प्रचंड पचासा, चिखता साठा, गरजता चालीसा के नाम से किसे जानते हैं? हम ऑप्शन दे रहे हैं। हम ऑप्शन देते हैं, ट्रेड विंड नॉर्थ, ट्रेड विंड साउथ, एंटी ट्रेड विंड नॉर्थ, एंटी ट्रेड विंड साउथ। परीक्षा में भूल गए, नहीं याद है किस हवा को बोलते हैं? गरजता चालीसा, पचासा। 40-50 के बीच में कौन चलता? एंटी ट्रेड में नॉर्थ वाला कि साउथ वाला? तो ज्यादा तेज कौन चलेगी? जमीन नीचे कम है तो इसका मतलब साउथ वाला। यानी साउथ वाला एंटी ट्रेड विंड को ही केवल बोलते हैं गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चिखता साठा। कोई दिक्कत तो नहीं ना है भाई? हो जाएगा ना? परीक्षा में अगर भूल गए तभी आंसर हो जाएगा। फ्यूरियस 50 और क्राइंग 60। विद्यार्थी जी इतना लिख लिया आप लोग हैं? हाँ हाँ, ऐसे बोलेंगे। 40 के पास उसे गरजता चालीसा, 50 के पास उसे प्रचंड पचासा, 60 के पास उसे चिखता साठा बोलते हैं। सब में गैर व्यापारिक पवन ही है। क्या बोलो? रोरिंग 40, ROARING, रोरिंग 40, फ्यूरियस 50 और क्राइंग 60 या श्रिंकिंग 60। और 3 को तो नामे है, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा से पचासा, 4 से 40 हो गया जी। अरे भाई अंग्रेजों, हो गया तीनों। किसको बोलेंगे? याद हो गया? बताओ। अब देखो यहां विद्यार्थी 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ पे आओ। नॉर्थ पे आओ, सुनो। नॉर्थ वाला भी जो एंटी ट्रेड विंड है वो भी इतना कमजोर नहीं है, वो भी तेज ही चलती है। तभी ना जलधारा को मोड़ देती थी, जिधर जाती थी उधर पानी मोड़ देती थी, तो उसको बोलते थे ड्रिफ्ट। तो भैया 30 से 35 डिग्री यहां पर पड़ता है USA। क्या पड़ता है? और यहां पर पड़ता है UK, यूनाइटेड किंगडम। दुनिया में सबसे बड़ा सुअर के मांस का उत्पादक है अमेरिका, लेकिन सबसे ज्यादा खाने वाला UK। सुअर के मांस सबसे ज्यादा कौन खाता है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के लोग। और सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? USA। ये उत्पादन करता है, खाता नहीं है। इसके यहाँ मकई, दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का USA में होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का कहाँ होता है? और आदमी को खाने के लिए नहीं, सुअर को खिलाने के लिए। अमेरिका और भारत में ही तो फर्क है। वहाँ मक्का सुअर खाता है, यहाँ मक्का आदमी खाता है। पॉपकॉर्न नहीं। तो भैया USA में सुअर के मांस
भाई यूएसए में ये जो कहानी है सुना रहा हूं कुछ बताने के लिए। यूएसए में सुअर के मांस जहाज में लोड करते थे लोग और यूनाइटेड किंगडम ले जाते थे। जाते समय क्या लग रहा है, हवा का सपोर्ट मिलेगा कि विरोध? सपोर्ट मिलेगा जी। देख रहे तीर निशान किधर है, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जब वहां पर जहाज से सुअर का मांस अनलोड कर लेते थे तो फिर उसको जहाज वापस आएगा तो खाली जहाज तो लाएंगे नहीं, वहां से घोड़ा लोड कर लेते थे। घोड़ा, इंग्लैंड का घोड़ा नाटे कद का होता है, लंबा नाटा, छोटा बच्चा भी सवारी करेगा उस पर, बाइक टाइप का दिखता है। तो बड़ी डिमांड था अमेरिका में, कई बार यहाँ पर ले आए कि ब्रीडिंग करवा लेंगे जिसके कारण यहीं पर घोड़ा का पैदा होगा, लेकिन वो जीन का असर नहीं था, क्लाइमेट का असर था। घोड़ा यहाँ आते ही बड़ा बड़ा होने लगा, तो इसलिए मजबूरी था यहीं से लाना। इधर से सुअर का मांस ले जाते थे और घोड़ा लाद के ले आते थे। तो घोड़ा जब लदाता था ना जहाज पर तो बहुत भारी हो जाता था जहाज। इधर से जाते समय हवा का सपोर्ट और उधर से आते समय हवा का, एक तो भारी हो गया जहाज घोड़ा लादने से और ऊपर से हवा का विरोध है, तो जहाज बढ़िए न रहा आगे, हवा के कारण समुद्र में चल गया, बीच में जहाज अब आगे नहीं बढ़ रहा है। तो कुछ घोड़ा को लोग समुद्र में फेंक देते थे जहाज को हल्का करने के लिए, तैर कर चलो, बच गए तो ठीक, और आगे बैठा लेंगे, और डूब गए तो डूब गए। इसीलिए 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, दक्षिणी को नहीं बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश। अब भूलिएगा कभी, ये कहानी बताने के पीछे यही उद्देश्य था। और ये भी एक समझ में आ गया, सुअर के मांस के उत्पादन में अमेरिका, मक्का के उत्पादन में अमेरिका, इदू को जी के और मिला, जी के नोचिए तब मिलेगा, छीनना पड़ता है जी के को भैया है। देखिए आपके प्रश्न ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं कि समझ नहीं आता कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। यही पूछेगा 30 से 35 किसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, तो आपको पूछा जाएगा 30 से 35 नॉर्थ, 30 से 35 साउथ, तो आपको क्या लगाना नॉर्थ। पूछा जाएगा गरजता, चालीसा, प्रचंड, पचासा, चिकता, साठा के नाम से कौन सी हवा जानी जाती है, गैर व्यापारिक पवन साउथ वाला, ये पूछा जाएगा। तो भारत के बोल तो कभी खत्म कर दिए, तो हो गया था खत्म सिलेबस। अच्छा खाली सिलेबस में भारत का बोल लिखा है, खाली भूगोल लिखा है, भारत और वर्ल्ड नहीं लिखा। अब सिलेबस जो बीपीएससी ने दिया उसको देखा है आपने, उसमें भारत का भूगोल नहीं लिखा, केवल भूगोल लिखा है। अब वो नहीं लिखा कि भारत का हम पूछेंगे, विश्व का पूछेंगे। अब आपकी मर्जी, आप कुछ पढ़ के मत जाइए या पढ़ के जाइए, आपको तो बिहार का भूगोल पढ़ के जाना चाहिए खाली। गुरु अश्वाछांस, कपार खा गया मेरा। अच्छा अश्वाछांस, हॉर्स लैटिट्यूड लिखो, माथा खा गया एकदम। बताओ ना तुम लोग बच्चा को कैसे पढ़ाओगे, खुद बच्चा बने हो गया, क्लियर है, समझ में आया। अब आओ प्यारे विद्यार्थियों, ये बताओ 0 से 5 के बीच में क्या था और 60 से 65 के बीच क्या था। 2 मिनट में भूला जाते हो भाई, यही 2 जगह लो प्रेशर ना, अरे यही 2 प्लेस पर लो प्रेशर ना। तो लो प्रेशर माने यहां भी हवा कम, यहां भी हवा, तो यहां भी आंधी नहीं आएगा भाई। कल से आप लोग तीनों में से, तीनों का टेबल बेंच चेंज रहेगा, वहां नहीं बैठेंगे हम। जब भी उधर देखते हैं आप लोग आपस में बातचीत करते मिलते हैं हमको। चलो लो, यहां भी लो प्रेशर और यहां भी लो प्रेशर, तो दोनों जगह हवा कम। हवा कम इसका मतलब यहां भी आंधी नहीं आएगा, यहां भी आंधी, दोनों जगह हवा कम है। लेकिन आप जानते हैं चक्रवात जो होता है ना, साइक्लोन, साइक्लोन जो होता है, इसके लिए रोटेशनल मोशन का होना जरूरी है। रोटेशन मोशन, घूर्णन गति का जब तक प्रभाव नहीं होगा तब तक साइक्लोन नहीं आएगा। हवा गोल गोल तभी घूमेगी जहां घूर्णन गति धरती का होगा।
और आप सभी जानते हैं 0 से 5 के बीच में रोटेशनल मोशन का प्रभाव 0 होता है। बताया था ना, सेंटर पर रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति का प्रभाव यहाँ क्या होता है? 0 होता है, शून्य होता है। और यहाँ पर जाते जाते इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ पर हवा घूर्णन गति के कारण ही फेंका जाती है ऊपर, जिससे यहाँ क्या बनता है? लो प्रेशर। इसका मतलब यहाँ घूर्णन गति का प्रभाव पूरा है, यहाँ 0 है। तो यहाँ पर आंधी तो नहीं आएगा, यहाँ साइक्लोन भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि साइक्लोन के लिए रोटेशनल मोशन का प्रभाव होना, यहाँ पर आंधी तो नहीं आएगा लेकिन साइक्लोन आ सकता है, यानी कंप्लीट शांत नहीं है। आंधी आ रहा है, आंधी तो नहीं आएगा लेकिन साइक्लोन आएगा, पर यहाँ पर आंधी भी नहीं आएगा और साइक्लोन भी नहीं आएगा। इसके कारण ये वाला प्लेस पूरा शांत है। इसलिए 0 से 5 के बेल्ट को डोलड्रम या शांत पेटी कहते हैं। 0 से 5 डिग्री दोनों तरफ क्या कहते हैं? डोलड्रम या शांत पेटी। हम इतना समझा क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ये जो समझाने का कारण क्या है कि जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ आंधी तो नहीं आएगा, तो दोनों जगह आंधी नहीं आएगा, पर यहाँ साइक्लोन आएगा, पर यहाँ साइक्लोन भी नहीं आएगा, तो पूरा शांत ही नहीं है, पर ये पूरा शांत है। इसलिए 0 से 5 को डोलड्रम, शांत पेटी या काम बेल्ट कहते हैं। काम बेल्ट तीनों नाम से जानते हैं। अब कितने डिग्री को बोलते हैं अश्वाक्षांश, कितने डिग्री को बोलते हैं कितने डिग्री को बोलते हैं डोलड्रम, ये सब पता चल गया? हाँ, 0 से 5 को बोलते हैं डोलड्रम, शांत पेटी। यूनानी भाषा में डोलड्रम, अंग्रेजी भाषा में काम बेल्ट और हिंदी भाषा में शांत पेटी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नहीं आता क्योंकि रोटेशनल मोशन का प्रभाव बिल्कुल 0 के आसपास है। चलिए, ये पूरा चैप्टर हमारा क्या हो गया? समाप्त। परमानेंट विंडो, लोकल विंड तो लिखवाए थे एक दिन आप लोगों को, लोकल नाम लिखवाए थे, अगले दिन लिखवा देंगे। चलिए, कैसा लगा क्लास? समझ में आया? आज हम यहीं तक रखेंगे भाई। 5 बजे तक क्लास है, लेकिन थोड़ा गर्मी ज़्यादा, 15 मिनट में हम क्या कर पाएंगे। चलिए, कैसा लगा आज का क्लास? ऑनलाइन वाले भी बता दो यार, थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ा तो बतियाने लगते हैं तो कचर कचर बतियाना शुरू हो जाता है।